अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान चीमा और आप देख रहे हैं चीमा व्लॉग। फाइनली जी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 3 साल से ऊपर के अरसे के बाद जो है वो एक सीरीज़ जीती है और बड़ी खुशाइन बात है। इससे पहले हमने जो सीरीज़ खेली हैं वो आपको पता ही होगा। इंग्लैंड के खिलाफ हमने 3 मैच खेले थे इधर पाकिस्तान में ही, तीनों मैच हम हारे थे। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आई, वो भी 0-0 हो गया, यानी दोनों मैच ड्रॉ हो गए। उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई और उनके साथ पहले 2 मैचेस ड्रॉ होते हैं और आखिरी मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया। ज़्यादा काफ़ी टाइम बाद जो है वो पाकिस्तान ने एक सीरीज़ जीती है, तो खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, सबको मुबारक हो। थोड़ी सी इस मैच के बारे में बात कर लेते हैं जो भी रिसेंट ख़त्म हुआ है कल, और हमारी तवक्को से हट के बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। और लग तो यूँ रहा था कि शायद डे 4 डे 5 तक जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा टर्न अराउंड किया है कि तीसरे दिन ही इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया और छोटा सा टारगेट मिला और वो आराम से 3 ओवरों में चेज कर लिया। बहरहाल अब इस मैच के ऊपर ज़रा डिटेल से बात करते हैं कि इस मैच में सारा क्या क्या हुआ है। जैसे आपको पता है, इस मैच से पहले जो है वो मुल्तान में मैच हुआ था और मुल्तान में उसी पिच के ऊपर जो है वो सेकंड टेस्ट मैच करा दिया गया था जिस पे पहला मैच हुआ था। तो हर बंदे के जहन में ये थॉट्स थी कि यार अगर पिंडी के अंदर जो पिच तैयार की जाएगी, बेशक उसको पीसीबी कोशिश कर रही है ड्राई करने की, लेकिन क्या वो इतनी ड्राई हो पाएगी कि उस पर टर्न हो। और काफ़ी लोग जो हैं वो बड़े बड़े यही बोल रहे थे कि 2 दिन के बाद हो सकता है टर्न हो, टॉस जीतना जो है वो बड़ा क्रिटिकल होगा इस पिच के ऊपर। और इंग्लैंड ने टॉस जीता, फिर सबके मुंह बन गए कि अब इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया और इंग्लैंड जो है वो बड़ा स्कोर खड़ा कर देगा और जब स्पिन होना शुरू होगा तब पाकिस्तान की बैटिंग आ जाएगी तो पाकिस्तान जो है वो स्ट्रगल करेगा। लेकिन जो हुआ वो इससे उल्ट हुआ और वो हम सब ने देखा भी कि पाकिस्तान ने जो है वो पहले दिन में ही इंग्लैंड को पकड़ लिया और इंग्लैंड सिर्फ 267 रन कर सकी। वो भी उनके स्टार्ट में सारी विकेटें गिर गई थी, एंड में जेमी स्मिथ ने और एटकिंसन ने आके अच्छी पार्टनरशिप लगाई और वो 267 करने में कामयाब हो गए। बहरहाल गेम का हिस्सा है, उन्होंने फाइट बैक की और जो है वो कम बैक किया गेम में और 267 उन्होंने की। पाकिस्तान की बैटिंग आती है, पाकिस्तान आके नॉर्मल अपना स्टार्ट जिस तरह लेते हैं, 177 फॉर 7 हो गए और उसके बाद जो है वो नुमान अली ने साउथ कील के साथ उनकी पार्टनरशिप लगी, 45 नुमान ने किए, साउथ ने 100+ किए। और उसके साथ ही जब नुमान आउट होते हैं तो साजिद खान आए, साजिद खान ने 48 किए, नॉट आउट हुए। और उनके यहाँ पे बल्कि चिन पे बॉल भी लगा और उनका जो है वो खून निकला थोड़ा सा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने फ़ौरन इशारा किया ड्रेसिंग रूम में कि आप जो है वो मेरी शर्ट दे के और मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा। तो फाइट बैक जो है ना वो यहाँ से नज़र आती है, वो बंदा शेरों की तरह खेलता, ये चीज़ नज़र आती है। और यही चीज़ मैं अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र कर रहा था कि ऐसे अब लगता है कि पाकिस्तान टीम के मैचेस देखने पे ना बिल्कुल दिल नहीं करता, कि बिल्कुल जान नज़र नहीं आती, वो जो एक एफर्ट नज़र आनी चाहिए ग्राउंड के अंदर। बेशक मैच जीतो हारो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, गेम है, हम समझते हैं इस बात को, लेकिन वो एफर्ट मिसिंग होती है हमेशा से। लेकिन सेकंड टेस्ट मैच के बाद से आप देख लें, जब से साजिद खान और नुमान अली का इंक्लूजन हुआ है, साजिद खान जिस तरीके से आके बॉलिंग करते हैं और जिस तरह से अगले को डरा के रखते हैं, जिस तरह से उनकी सेलिब्रेशन है वो जो आउट करने के बाद करते हैं, और मतलब मज़ा आ जाता है देख के, अगली टीम भी ज़रा उनके ऊपर भी धाक बैठता है। और यही एक एफर्ट चाहिए होती है ग्राउंड के अंदर, और कोई ये तो नहीं कहता आपसे कि आप लड़ते रहें जाके ग्राउंड के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एफर्ट नज़र आनी चाहिए जो आप करते हो। बहरहाल पाकिस्तान डे 2 पे ऑल आउट होता है, 344 पाकिस्तान ने किए, ऑल आउट हो गया। 77 की बड़ी हैंडी लीड पाकिस्तान को मिली, वो भी टेल एंडर्स की वजह से आप कह सकते हैं, क्योंकि सऊद बिल्कुल बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अगर सऊद के साथ नीचे टेल के ऊपर नुमान और साजिद की पार्टनरशिप ना लगती तो ये रन बनाने मुमकिन ना होते, शायद 267 से पहले पाकिस्तान ऑल आउट हो जाता। उसके बाद इंग्लैंड की बारी आई, फौरन ही उसी दिन में आ गई, 9-10 ओवर होने थे रात के। तो पाकिस्तान ने जब बॉलिंग स्टार्ट की तो इंग्लैंड के 24 पे 3 आउट हो गए और बड़ी अच्छी विकेटें तीनों गिर गई। और हमें था कि चलो सुबह इंग्लैंड आएगा तो उसे 200 से नीचे नीचे रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे और टारगेट जो है वो ताकि थोड़ा कम ही रहे, लेकिन इतना कम होएगा ये हमें अंदाज़ा नहीं था। और पाकिस्तान ने जो है वो इंग्लैंड को 112 पे ऑल आउट कर दिया और उसके बाद जो है वो 3 ही ओवरों में पाकिस्तान ने 36 का टारगेट जो है वो आराम से चेज कर। सेकंड इनिंग की बॉलिंग में स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जो है वो नुमान अली की रही, नुमान अली ने 6 आउट किए, उसके साथ साजिद खान ने जो है वो 4 आउट किए। एज ऑल अगर पूरे मैच का देखें तो नुमान ने इस मैच में 9 आउट किए हैं, जबकि साजिद ने इस मैच में 10 आउट किए हैं। दोनों की बड़ी कमाल परफॉर्मेंसेज रही हैं। और अगर देखें तो एक आउट जो है वो जाहिद महमूद ने भी किया फर्स्ट इनिंग। पाकिस्तान ने जो है वो 2015 के बाद इंग्लैंड से सीरीज जीती है और अब ये सीरीज हमने 2-1 से इस दफ़ा जीती है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड है वो साजिद खान को दिया गया, क्योंकि उन्होंने 2 मैचों में 72 रन किए हैं, 36 की उनकी बैटिंग से एवरेज थी और 19 आउट उन्होंने किए हैं, जो कि अनबिलीवेबल है। और साथ ही साथ अगर नुमान का भी देखें तो नुमान ने 2 मैचों में 78 रन किए हैं और 20 उन्होंने आउट किए हैं।
तो दोनों ने ही बड़ी कमाल परफॉर्मेंसेस दी हैं। जॉइंट प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया जा सकता था, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि साजिद ने 19 आउट किए हैं तो नुमान ने 20 आउट किए हैं। तो दोनों ने कमाल परफॉर्मेंसेस दी हैं और दोनों ने बैटिंग में भी लाजवाब इनिंग्स खेली हैं। जब जब जरूरत पड़ी है उन्होंने आके परफॉर्मेंस दी है। बहरहाल जिधर बाकी टीम्स जो हैं वो अपना टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने का सोच रही हैं, वहाँ पे हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि हम मैचेस किस तरह जीतें, क्योंकि हमारे लिए फ़िलहाल यही बेहतर है। यहाँ तो हमारी रूटीन में होता है ना मैचेस जीतने, सीरीज जीतनी, तो फिर हम उस दौड़ में भी हिस्सा लेते। लेकिन फ़िलहाल हम उससे थोड़ा दूर नज़र आते हैं और हमारी अगर आप टेस्ट एवरेज भी देखें जो कि चैंपियनशिप टेबल के अंदर है तो सिर्फ 33% है। तो बड़ा मुश्किल है कि वहाँ से जो है वो पाकिस्तान ऊपर आए, और बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, क्योंकि एक तो हमारे टेस्ट मैचेस बहुत कम होते हैं, हम हर सीरीज़ में 2-2 मैचेस खेलते हैं जिससे हमें इतना बेनिफिट नहीं मिलता। अगर हम अब हमारे 4 मैचेस रहते हैं, 2 मैचेस हमने अब साउथ अफ्रीका जाके उनके होम में खेलने हैं, जो कि बड़े ही मुश्किल मैच होंगे, और ऑफ कोर्स वहाँ पे इस तरह की कंडीशंस तो होंगी नहीं। वहाँ पे हम स्पिन विकेट्स भी हमें नहीं मिलेंगी। तो आप ये भूल जाएं कि साजिद और नुमान आपको वहाँ पे जो है वो कुछ करके देंगे। वहाँ पे आपको फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपको अच्छे टेम्परामेंट वाले बैट्समैन की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे आपने देखा कि आपके कुछ बैट्समैन जो हैं वो स्ट्रगल करते रहे हैं फास्ट बॉलिंग के सामने, कि जब जब स्पिनर लगा उन्होंने स्कोर किए हैं, जब जब फास्ट बॉलर लगा तो उनको मसका हुआ है। तो ये चीज़ जो है वो वहाँ पे बड़ी मुश्किल होगी। लिहाजा उसके बाद जो टूर है वो आसान है। वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान आना है और आपको पाकिस्तान में सीरीज जीतने का बहुत अच्छा मौका मिल गया है, और आगे से भी अब इसी तरीके को फॉलो किया जाए कि बेशक पेसर्स आप एक नहीं दो खिला लें, लेकिन दो स्पिनर्स, ये दोनों स्पिनर्स आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए, और इसी तरह की विकेट्स आप वेस्ट इंडीज़ के टाइम पे भी दें और दोनों मैच जीतें, ताकि जब एक विनिंग नोट पे एंड करेंगे। अगली चैंपियनशिप जब स्टार्ट होगी तो उसमें जैसे आपको चैंपियनशिप के रूल्स का पता है कि 3 आपने अवे में खेलनी होती हैं सीरीज, 3 आपने होम में खेलनी होती हैं। तो एटलीस्ट मेक श्योर करें कि जो 3 होम की सीरीज हैं वो आप वाइट वॉश करें अगली टीम को, और अवे में जाके कोशिश करें कि अगर कोई मैच जीत सकें तो। जैसे अब हमारे इस दफ़ा अवे में श्रीलंका में सीरीज थी, पाकिस्तान 2-0 से जीत के आया था, लेकिन उस अवे सीरीज के बेनिफिट को आपने ऐसे ज़ाया किया कि आपने अपने घर के अंदर आपने बांग्लादेश के साथ दोनों मैच हार ली। वही अगर बांग्लादेश के खिलाफ इस तरह की पिचेस होती तो आराम सुकून से पाकिस्तान अच्छी लीड के साथ मैचेस जीतता, 2 वो मैच जीता होता। अभी एक सीरीज इंग्लैंड से है हमने जीत ली, तो टेबल में हम थोड़ा सा ऊपर होते। अभी आप सोचें 33% हमारी विनिंग है, उससे ऊपर हम 2 मैच और जीते होते तो थोड़ा 2-4 हम ऊपर होते, तो हम भी चलो अगले 4 मैच जीत के या थोड़ा सा करीब करके हम शायद कंटेंडर बन सकते थे फाइनल के। लेकिन चले फाइनल की कंटेंडरशिप को फिलहाल हम छोड़ते हैं, क्योंकि उसमें अब हम अभी जा भी नहीं रहे और उस तरफ अब हम नज़र रख भी नहीं सकते। ऑफ कोर्स बाकी टीमें हैं, वो जाएं वो खेलें फाइनल। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम 3 साल बाद मैचेस जीते हैं, हमें थोड़ा सा रास्ता मिला है कि हमने आगे बढ़ना कैसे है। एटलीस्ट होम सीरीज के अंदर, अवे के अंदर भी अभी हम क्लूलेस हैं, अभी पता नहीं है हमें, क्योंकि हमने 3 मैचेस हमने हारे हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके, श्रीलंका में स्पिनिंग विकेट्स थी, वहीं पे हमने नुमान को खिला के हमने दोनों मैचेस जीते हैं। और अब यही चीज़ देखने वाली होगी कि साउथ अफ्रीका के अंदर जाके हम किस तरह से अपनी अप्रोच को रखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो स्ट्रगल करते हैं पेसर्स के आगे थोड़ा बहुत, तो अब उस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है, किस प्लेयर को ऐड करना है, किसको निकालना है, ये चीज़ अब देखनी पड़ेगी। बहरहाल हमें एक वे फॉरवर्ड नज़र आया है, और एटलीस्ट होम में खेलने के लिए कि टीम्स जो हैं वो यहाँ पे आएँ, आप उनको इस तरह की पिचेस दें, आपके बैट्समैन कैपेबल हैं स्पिन खेलने के, अच्छा अच्छा खेलते हैं, तगड़ा खेलते हैं, और इसी तरह नीचे स्पिन आप ट्रैक बनाएं, स्पिनर्स को खिलाएं और मैचेस जीतें। मतलब पहली बार नज़र आया कि पाकिस्तान भी कुछ कर सकता है, वरना आज तक पाकिस्तान के अंदर ऐसे बोरिंग टेस्ट मैचेस होते थे, 600 लग रहा है, हर टीम आ रही है, जो आ रहा है वो 5-5 600 स्कोर मार रहा है, तो उससे मज़ा नहीं आता। जब आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लो आपको भी उतनी मार पड़ती है, और पिचेस का फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। हर टीम जो है वो अपने होम में अपना फ़ायदा उठाती है, चाहे आप जैसे मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था, इंडियंस को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें, सारे स्पिन ट्रैक बनाते हैं और अपने होम में जीतते हैं और फ़ायदा लेते हैं अपनी होम कंडीशंस का। बहरहाल एक चीज़ जो है वो क्रिक इन्फो ने भी अपने पेज के ऊपर लगाई है कि पहले मैच में जो है वो इंग्लैंड ने 823 रन किए हैं, उनके 7 आउट हुए हैं, और उसके बाद दोनों मैचों में मिला के उन्होंने 814 रन किए और उनकी 40 आउट हुए हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो एक इनिंग का स्कोर है जिसमें उनकी सेकंड इनिंग भी नहीं आई थी, और 823 रन उन्होंने किए थे, जबकि ब्रूक ने 300 मारा, रूट ने 250 स्कोर किया। और अब वही चीज़ आप अगर इधर देख लें तो 2 मैचेस में मिला के उनसे 814 रन बने हैं और 40 आउट उनके हुए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस पता लग जाना चाहिए कि इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है जब आप इस तरह की पिचेस बनाते हैं।
और अपनी फेवर के लिए आप कोई काम करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसी के साथ साथ जो है वो सोशल मीडिया पे ये भी चीज़ चल रही है कि नो मोर बेसबॉल, और ये बाकी बॉल है जिसने नया इंट्रोडक्शन करा दी है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह की परफॉर्मेंसेज आएँ। अवे टूर्स के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और हमारी जो कौम है वो थोड़ी सी जज्बाती है, और जैसे ही आपने देखा पहला मैच पाकिस्तान हारा है तो एकदम चेंजेस आई हैं और गो के वो चेंजेस बेहतर हो गई। लेकिन बीच में ये भी बातें होने लग गई थी कि शान मसूद को जो है वो कैप्टनसी से उतारा जाए। तो अब मैं उन लोगों से कहूँगा कि अब आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि अब फिर शान को टेस्ट कैप्टनसी से उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? क्योंकि शान जब कैप्टनसी पे आए थे तब ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचेस थे वो हारे, बांग्लादेश के साथ हमने फ्लैट ट्रैक्स बना दिए, हम दोनों मैच हार गए, जो कि फिर भी आपको जीतने चाहिए थे क्योंकि वो टीम भी तो आके आपके घर में आज जीत रही है उन्हीं पिचेस के ऊपर। फिर आपने इंग्लैंड के खिलाफ जो पिचेस बनाई हैं उसमें फिर आपको कामयाबी मिली और आप 2-1 से सीरीज जीते हैं। इतनी जल्दी जज्बाती नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा एक प्लेयर को देख लें, उसको हर कंडीशंस में अप्लाई करके देख लेना चाहिए। अब मुझे पता है फिर वही लोग जिस बात से खेलेंगे, और जब हम साउथ अफ्रीका में जाके अल्लाह ना करे अगर 2-0 से सीरीज हारते हैं तो फिर यही लोग जो है वो दोबारा बोलेंगे कि जनाब शान को कैप्टनसी उतारो और दिस एंड दैट। और उसके बाद जो वेस्ट इंडीज की सीरीज आएगी फिर पाकिस्तान 2-0 से वो जीतेगा तो फिर सारे खुश हो जाएंगे। तो लिहाजा ये अप डाउन हमारी जो कौम है, हमारी जो क्रिकेट है, इसमें चलती रहती है हमारे लोगों में। लेकिन ज़ाहिर है क्यों ना चले, जब हमारे बोर्ड के अंदर कोई भी चीज़ सेट नहीं है और हर चीज़ जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है तो ज़ाहिर है लोग भी फिर वहीं से आते हैं और उन्हीं में से लोग जो है वो सिलेक्ट होकर बोर्ड में भी आते हैं। तो ये माइंड सेट तो वहाँ तक चलता है। तो आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, थोड़ा सा स्टेबल रहना पड़ता है। एक सिस्टम जो आपने बना दिया उसके ऊपर आपको यकीन करना पड़ेगा, फिर जाके आपको कामयाबी मिलेगी। कोई भी कोचेज़ आते हैं, जैसे उस दिन जैसन गिलस्पी ने भी कहा था कि हमें जब हम आए हैं तो हमें बताया गया कि हमने ये रोल हमने प्ले करने हैं, और थोड़ी देर बाद ही हमें बता दिया गया कि नहीं जी आप इस कमेटी से बाहर है। तो ये चीज़ें हमें तो पता है, हमें तो इन चीज़ों की आदत है, लेकिन फॉरेनर्स को इन चीज़ों की आदत नहीं होती, लिहाजा हमने उनको भी आदत डाल देनी है। बजाय इसके कि हम उनसे सीखें, हम उनको अपने मुल्क में ला के नई चीज़ें सिखा रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे इसी तरह होता है, हमारे में कोई स्टेबिलिटी नहीं है और हम फ़ौरन फ़ौरन फैसले करके हर चीज़ को बदल देते हैं। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।